बिठाया जा रहा था। तो सेम काम हमारे मेंडलीव बाबा ने भी किया कि वो बहुत चालाक था हेनरी मोजले, जिसने एंडिंग विद लू और एक्सरसाइज स्टार्टिंग विद एसी। तो अब हम बात करेंगे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल और इसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और फाइनली ये चैप्टर पूरी से एंड हो जाएगा। पूरा लास्ट तक बने रहना, जो चीजें बता रहा हूं बस उतना पढ़ के जाओ, बल्ले बल्ले करके आओ। तो भाई अगर आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार एंड सपोर्ट दिखाओ, और मेरे इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में दिया गाइस, प्लीज जाके वहां भी फॉलो करो। और अगर ये नोट चाहिए तो टेलीग्राम, आपका स्पेशल टेलीग्राम हमने बनाया, उसको भी जाके ज्वाइन कर लो। तो बात करते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की अगर मैं बात करूं तो देखो, आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि अभी तक जितने भी एलिमेंट क्लासिफाइड हो रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेस क्लासिफाइड हो रहे थे, सभी एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में उनके एटॉमिक मास के हिसाब से बिठाया जा रहा था। तो सेम काम हमारे मेंडलीव बाबा ने भी किया। उन्होंने एलिमेंट्स के फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे एटॉमिक मास को उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या किया, अरेंज कर दिया। उन्होंने पहला ये काम किया। तो एग्जाम में अगर डेफिनेशन आता है कि डिफाइन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, तो बस आपको यही लिखना है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। मतलब कहने का मतलब कि मेंडलीव ने एलिमेंट्स को उसके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी वाइज बट कैसे अरेंज किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ओके, अब मॉडर्न मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अंदर, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अंदर जो भी वर्टिकल्स कॉलम थे, एलिमेंट्स को जब ऐसे देखा जाता था तो वर्टिकल्स कॉलम को कहा जाता था ग्रुप्स, जो आज भी कहा जाता है। और जो हॉरिजॉन्टल रो है, हॉरिजॉन्टल रो मतलब ऐसे वाले ऐसे वाले ऐसे वाले, इसको कहा जाता था पीरियड्स। जब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आए थे और जब वो बना रहे थे उस समय टोटल 63 एलिमेंट पता थे मेंडलीव के टाइम। उस समय टोटल कितने एलिमेंट्स पता थे, 63। इसके बाद गाइस इन्होंने कुछ अच्छा काम किया। पहला इन्होंने अच्छा काम ये किया कि जो बेरिलियम था, बेरिलियम का उन्होंने जो इनकरेक्ट वैल्यू थी, उस समय लोगों को पता था कि इसका जो वैल्यू है 14.09 मास है, बट इन्होंने इसको करेक्ट किया और उसका करेक्ट वैल्यू है 9.5। ये थोड़ा बहुत जगह जगह बुक वाइज वेरी होता रहता, कहीं 9.5 कहीं 9.4 है, तो डरना नहीं। ओके, अब इसके बाद इसीलिए पहले क्या हुआ कि जो बेरिलियम था उसका इनकरेक्ट वैल्यू कितना था, इनकरेक्ट वैल्यू था 14.09, फिर इन्होंने करेक्ट किया 9.5, फिर फाइनली ये पता चला कि ये जो बेरिलियम, पहले बेरिलियम क्या आता था, बोरोन के बाद में आता था, बट जैसे ही मेंडलीव ने इसको सही किया, बाद में किसके पहले आने लगा, बोरोन से पहले आने लगा। तो ये चीजें मेंडलीव ने क्या किया था, अच्छा किया था, ये इनके मेरिट्स में आता है। इसके बाद गाइस ये भी मेरिट्स में आएगा, कुछ मेंडलीव ने अपने टेबल के अंदर कुछ वैकेंट स्पेस छोड़े थे। आप टेबल जाके देखोगे तो आपको दिखेगा, उसके अंदर आपके बुक के अंदर टेबल दिया हुआ है कि उसके अंदर उन्होंने कुछ खाली जगह छोड़े, और वो खाली जगह जो छोड़े हैं उनको ठीक से नहीं पता था यार, कुछ एलिमेंट है जो ठीक से नहीं पता था। उस एलिमेंट को उन्होंने नाम देके रखा था एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन। और आगे जाके जब वो एलिमेंट पता चले, सोचो ये बाबा थे क्या, आगे जाके जब वो एलिमेंट पता चले तो विदाउट किसी भी एलिमेंट्स को यहां वहां किए बिना, डिस्टर्ब किए बिना, मान लो मैं 1 kg हूं, बाद में 2 kg हूं, और बिना मतलब कोई झूठ बोले 5 kg वाला बीच में आके बैठ जाए, और इसके बाद 4 kg वाला हो, तो 5 kg वाला पहले थोड़ी चाहिए, पहले कौन चाहिए, 4 kg वाला, 1 2 3 के बाद कौन चाहिए, 4। बट 5 kg वाला आगे बढ़ गया तो फिर से मुझे टेबल को ऊपर नीचे उधर उधर करना पड़ेगा, तो टेबल को डिस्टर्ब करना पड़ेगा। बट मेंडलीव ने कुछ खाली जगह रखे थे जिसका नाम उसने देके रखा था एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन। आगे जाके जब वो एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए तो टेबल को बिना चेंज किए, बिना एलिमेंट को चेंज किए बिना उसी जगह पे ये एलिमेंट आके अपने आप फिट हो गया, स्कैंडियम, गैलीनियम एंड जर्मेनियम। तो भाई ये भी इसके मेरिट्स में आता है। देखो कितने अच्छे काम किया। पहला उसने बेरिलियम का जो एक्चुअल मास था वो उसने बताया बेरिलियम भाई पतला है, समझ में आया, तो उसका एक्चुअल जो मास था वो 9.5 था, बट बताया कितना जा रहा था उस टाइम बेरिलियम का 14.09। जब गाइस ये करेक्ट हुई तो बेरिलियम किसके पहले उसको प्लेस मिल गया, बोरोन के पहले प्लेस मिल गया। इसके बाद गाइस हमने देखा कुछ वैकेंट स्पेस का, और वैकेंट स्पेस के बाद हमने ये देखा कि जैसे ही कुछ दिनों के बाद एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए तो उसके जगह पे एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन के जगह पे कौन आ गया, स्कैंडियम, गैलीनियम, जर्मेनियम। और इसके साथ ही गाइस कि इसने ना अपने टेबल के अंदर जीरो ग्रुप के लिए भी कुछ जगह छोड़ के रखे थे, उसको पता था यहाँ कुछ एलिमेंट्स आएंगे, तो उसने जीरो ग्रुप के लिए वहां कुछ स्पेस था, उसको उस समय नहीं पता था पर उसने वो स्पेस बना के रखा था। ये सब क्या हो गए, मेरिट्स में आगे किसके, मेंडलीव के। अब चलते गए डीमेरिट्स की बातें कर लेते हैं। अब देखो, आप जाके टेबल देखोगे ना तो उसके अंदर हाइड्रोजन एकदम अलग दिखाई देगा। अब बोलोगे सर आज के भी टेबल में तो हाइड्रोजन एकदम अलग दिखाई देता है, नहीं,
आज के टेबल को क्लासिफाइड अलग तरीके से किया गया है, बट ये जो टेबल मेंडलीव ने बनाया था उसको क्लासिफाइड उसने एटॉमिक मास के हिसाब से किया था। तो इसने जो बोला था उसी में फंस गया था। तो हाइड्रोजन इसको समझ में नहीं आ रहा था यार, हाइड्रोजन अल्कली मेटल है, अर्थ अल्कली मेटल है, कौन सा मेटल है वो उसको क्लेरिफाई नहीं हो पा रहा था। इसीलिए इसने हाइड्रोजन को अलग जगह पे सेपरेट टेबल पे अलग जगह पे रख दिया था। एक ओके दिमाग में फिट कर लो, क्योंकि हाइड्रोजन के बारे में क्लेरिफाई नहीं कर पा रहा था कि क्या है, इसलिए उसने टेबल में सेपरेट जगह पे उसको रखा है। ये इसके डीमेरिट्स में आ गया, क्योंकि उससे किसी ने पूछा होगा ना भाई तूने हाइड्रोजन को अलग क्यों रखा है, तो उसके पास प्रॉपर आंसर नहीं था, इसलिए इसके डीमेरिट्स में आ जाता है। इसके बाद गाइस आइसोटोप्स, जैसे एग्जांपल ले लेता हूं, हाइड्रोजन के ही टोटल 2 आइसोटोप्स है, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटेरियम। आइसोटोप्स मतलब क्या होता है कि ऐसा, क्लियरली एकदम अच्छे समझना, आइसोटोप्स मतलब क्या होता है कि जो भी एलिमेंट जिनका एटॉमिक, ध्यान से सुना, जिनका एटॉमिक नंबर सेम है पर एटॉमिक मास अलग है, एटॉमिक नंबर सेम है पर एटॉमिक मास अलग है। जैसे समझाना चाहूं एग्जांपल पे कि जैसे मैं एंड राहुल सर, दोनों का घर का रूम नंबर सेम है बट दोनों का मास क्या अलग है। मास क्या है, मास अलग है, मास डिफरेंट है। जो रूम नंबर है वो क्या है हमारा सेम है, तो मास अलग है, रूम नंबर, मास अलग है पर रूम नंबर सेम है। तो भाई ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक मास अलग है, एटॉमिक मास क्या अलग है पर जो उनका नंबर है, एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है बट मास अलग है, उसको बोला जाता है आइसोटोप्स। समझ में? तो हाइड्रोजन के पास भी 2 आइसोटोप्स थे, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटेरियम। अब भाई बाबा मेंडलीव बाबा ने क्या किया था, सभी एलिमेंट को कैसे क्लासिफाइड किया था, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास। तब तो भाई उनको हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटेरियम को भी इनको अलग जगह देना पड़ेगा। क्यों अलग देना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने ही बोला था ना क्यों एलिमेंट को कैसे क्लासिफाइड करें ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास, बट इन्होंने क्लासिफाइड नहीं किया था, इन्होंने बोला था, जबकि इन्होंने सही काम किया था। फिर से बता रहा हूं, इन्होंने सही काम किया था, क्योंकि ड्यूटेरियम, ट्रिटेरियम और हाइड्रोजन तीनों का एटॉमिक नंबर सेम होता है 1, इसलिए तीनों एक ही जगह पे आते हैं। ये आगे जाके पता चला, जब सभी एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के हिसाब से क्लासिफाइड किया जाने लगा, तब पता चला कि भाई मेंडलीव बस ये बोल देते ना कि मैं इसको इसलिए क्लासिफाइड नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि देखो तीनों में प्रॉपर्टी सेम लग रही थी, ड्यूटेरियम, ट्रिटेरियम, बट वो बंदा क्यों खुद कंफ्यूज था और लोग उसको क्यों कंफ्यूज कर रहे थे, क्योंकि एटॉमिक मास वाइज क्लासिफाइड कर रहा था ना, और ड्यूटेरियम एंड ट्रिटेरियम दोनों का मास अलग था, तीनों का नंबर सेम था, क्योंकि नंबर तो आगे जाके पता चला जब मॉडर्न पीरियडिक टेबल है, उसके पहले तो सब एटॉमिक मास वाइज हो रहा था ना। तो एटॉमिक मास वाइज देखा जाए तो जो इसने किया था वो गलत था, क्योंकि ड्यूटेरियम और ट्रिटेरियम को भी अलग जगह देना चाहिए था, पर इसने अलग जगह दिया नहीं, क्योंकि ये कंफ्यूज था, इसको लगता था यार तीनों की प्रॉपर्टी तो सेम लग रही है, तीनों की प्रॉपर्टी सेम लग रही है, तो इसीलिए गाइस इसने आइसोटॉप्स को प्रॉपर प्लेस नहीं दिया था, जिसके कारण क्या हो गया था, ये भी इसके डीमेरिट्स में आ गया था। इसके बाद गाइस कोबाल्ट और निकल भी आप जाके देखोगे तो कि एक ही जगह पे रखा हुआ है, और इसने उसको भी प्रॉपर प्लेस नहीं दिया था, जहां कोबाल्ट रहना चाहिए था, जहां निकल रहना चाहिए था, इसके वाइज, क्योंकि इसने जो बोला था एटॉमिक मास बोला था, तो एटॉमिक मास वाइज ये इनकरेक्ट था, इसीलिए इसने प्रॉपर प्लेस कोबाल्ट और निकल को नहीं दिया था, और ये भी इसके डीमेरिट्स में आ जाता है। किसमें आता है? डीमेरिट्स में। अब चलते हैं आगे, अगला मॉडर्न पीरियडिक टेबल। अब स्टोरी यहां से स्टार्ट हो रही है, अच्छी वाली और सच्ची वाली। मॉडर्न पीरियडिक टेबल में क्या है गाइस कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होता है एलिमेंट का, और जो उनके फंक्शंस होते हैं, उनके फंक्शन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के, वो एटॉमिक नंबर वाइज क्या किया जाता है, क्लासिफाइड किया जाता है। मतलब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को उसके नंबर वाइज क्या किया जाता है, क्लासिफाइड किया जाता है। यही होता है हमारा मॉडर्न पीरियडिक टेबल। तो यहां ऑफ देयर एटॉमिक नंबर आएगा, एटॉमिक नंबर, ओके। तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर द पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। मतलब कि अब मॉडर्न पीरियडिक टेबल को क्लासिफाइड किस बेसिस पे किया गया, एटॉमिक नंबर वाइज क्लासिफाइड किया गया। इसीलिए तो अब देखो हाइड्रोजन का भी आंसर मिल जाएगा कि हाइड्रोजन पहले नंबर पे क्यों आता है, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 1 है, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन 1 है, और इसीलिए वो कौन से नंबर पे आता है, फर्स्ट नंबर पे आता है। तो भाई टेबल को समझेंगे और जानेंगे क्या है टेबल के अंदर। टेबल के अंदर गाइस अगर मैं बताऊं तो देयर आर टोटल ग्रुप और पीरियड, ऐसी 2 चीजें होती है। तो जो वर्टिकल्स कॉलम होते हैं उनको बोला जाता है ग्रुप्स, और जो हॉरिजॉन्टल रो होते हैं उनको बोला जाता है पीरियड्स। पहले ये दिमाग में रख लो, ओके। ऐसा इसको बोलेंगे हम पीरियड्स, और ऐसे को हम क्या बोलेंगे, ग्रुप्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ग्रुप्स बोलेंगे। तो देयर आर टोटल 7 पीरियड्स। पीरियड्स कितने हैं? 7 है।
देखो देख लो आप, ओके देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 पीरियड है एंड ग्रुप्स कितने 18, 1 2 3 4 टोटल 18 ग्रुप्स है। तो इन मॉडर्न पीरियड टेबल देयर आर टोटल 7 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप्स इन मॉडर्न पीरियड टेबल। क्लियर, आपको समझ में आ गया। अब गाइस हम थोड़ा पीरियड्स को और अच्छे समझेंगे। ओके, इन फर्स्ट पीरियड देयर आर ओनली 2 एलिमेंट्स। ये वाला देखो पहला पीरियड, पहले पीरियड के अंदर बस कितने एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट। देयरफॉर इट इज कॉल्ड शॉर्टेस्ट पीरियड, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, शॉर्टेस्ट पीरियड। सेकेंड एंड थर्ड कंसिस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने एलिमेंट, सेकेंड और थर्ड के अंदर टोटल 8 एलिमेंट होते हैं। इसको शॉर्टेस्ट बोलते हैं, सेकेंड और थर्ड को हम शॉर्ट पीरियड बोलते हैं। ओके, सेकेंड एंड थर्ड पीरियड इज कॉल्ड शॉर्टेस्ट पीरियड। व्हाई? बिकॉज इट कंसिस्ट 8 एलिमेंट। कितने एलिमेंट है, 8 एलिमेंट। इसके बाद गाइस हम चलते हैं फोर्थ और फिफ्थ। फोर्थ और फिफ्थ में बात करूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल कितने एलिमेंट्स है, 18 एलिमेंट्स। ओके, तो ये हो गया शॉर्टेस्ट, शॉर्ट, और ये दोनों हमारा लॉन्ग पीरियड है, मतलब फोर्थ और फिफ्थ हमारा क्या, लॉन्ग पीरियड। क्लियर? व्हाई? बिकॉज इट कंसिस्ट 18 एलिमेंट। कितने एलिमेंट, 18। देखो पीरियड अगर एक्सप्लेन करने हैं तो इस तरह से आप आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद गए 6 की बात करूंगा तो ये होगा लॉन्गेस्ट पीरियड। क्या होगा, लॉन्गेस्ट पीरियड। व्हाई? बिकॉज इट कंसिस्ट 32 एलिमेंट, क्योंकि इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 32 एलिमेंट। अब बात करूं 7th, जो हमारा 7th पीरियड है, 7th हमारे इनकम्प्लीट पीरियड बोला जाता है, क्योंकि बहुत चालाक था हेनरी मोजले जिसने टेबल बनाया, बहुत चालाक था, क्योंकि जब जितने एलिमेंट आएंगे ना इसके आगे अटैच होते जाएंगे, इसलिए इसको कंप्लीट नहीं बोला जाता, इनकम्प्लीट। तो एक बार और, फर्स्ट शॉर्टेस्ट 2 एलिमेंट, सेकेंड एंड थर्ड शॉर्ट 8 एलिमेंट, फोर्थ और फिफ्थ लॉन्ग, देन लॉन्ग पीरियड, एंड 6 हमारा लॉन्गेस्ट, एंड 7th हमारा इनकम्प्लीट। तो भाई ये पीरियड वाइज हो गया। अब हम देखते हैं ग्रुप वाइज चीजों को समझते हैं। देयर आर टोटल 18 ग्रुप्स। तो फर्स्ट ग्रुप को हम बोलते हैं अल्कली, सेकेंड ग्रुप को अर्थ अल्कली, देन इसके बाद 18 ध्यान देना, 18 को हम बोलते हैं जीरो ग्रुप, एंड 17 को बोलते हैं हम सॉल्ट जनरेटर, मतलब हैलोजेंस ग्रुप। ओके, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सभी किसमें का जीरो ग्रुप। ये 18 जीरो ग्रुप मतलब ना तो किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है ना तो किसी को देता है, ये हो जाता है हमारा हैलोजन, और हैलोजन बोल रहा है हीलियम। समझ में आया? तो ये हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सभी 18 ग्रुप में आता है। तो भाई देखो आपने देख लिया ग्रुप के बारे में, अगर आया तो सिंपल तरीके से ग्रुप में बताओ टोटल कितने ग्रुप से, 18 ग्रुप्स। फर्स्ट ग्रुप को अल्कली अर्थ बोलते हैं, सेकंड ग्रुप को क्या बोलते हैं, सॉरी अल्कली ग्रुप्स, एंड सेकंड को अल्कली अर्थ ग्रुप, देन इसके 18 को हम बोलेंगे जीरो ग्रुप, और 17 को हमारा हैलोजन ग्रुप। क्लियर? और भी ग्रुप के बारे में और भी चीजें लिख सकते हो, पहले मैं एक्सप्लेन कर देता ब्लॉक वाइज, तो देखो आप ग्रुप में उसको भी अटैच कर सकते हो। अब ब्लॉक वाइज देखते हैं, अगर आया एग्जाम में एक्सप्लेन ब्लॉक इन मॉडर्न पीरियडिक टेबल, तो लिखोगे देयर आर टोटल 4 ब्लॉक इन मॉडर्न पीरियडिक टेबल। फर्स्ट इज एस ब्लॉक, सेकंड इज पी ब्लॉक, देन डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। गाइस इसको ना ग्रुप में भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो, जैसे फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप कंसिस्ट इन एस ब्लॉक। ओके, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप, मतलब जब ग्रुप एक्सप्लेन कर रहे हो ना ब्लॉक भी उसके अंदर लिख सकते हो, ग्रुप को और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। तो चलो मैं बताता हूं। तो एस ब्लॉक की बात कर लेते हैं। एस ब्लॉक कंसिस्ट 2 ग्रुप, फर्स्ट एंड सेकंड। पी ब्लॉक कंसिस्ट ग्रुप फ्रॉम 13 to 18। फिर से वो एक्सप्लेन करो, 17 में हैलोजेंस होता है, 18 में जीरो ग्रुप होता है, फिर से वही एक पॉइंट और बढ़ा देने का। डी ब्लॉक कहां से कहां है, 3 से लेके 12 तक। इसके बाद एफ ब्लॉक, द एलिमेंट विच आर प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ पीरियडिक टेबल, जो नीचे प्रेजेंट है टेबल, उसको हम बोलते हैं एफ ब्लॉक। और एफ ब्लॉक देखो ये इसी का पार्ट नीचे डाला हुआ है, ये देखो यहाँ, इसी को यहाँ नीचे डाला हुआ, 57 to 71 ला लू, दो द एलिमेंट प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ पीरियडिक टेबल इज कॉल्ड एफ ब्लॉक। एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सीरीज। फर्स्ट इज लेंथेनाइड, ऊपर वाले को लेंथेनाइड बोलते हैं, और नीचे वाले एक्थेनाइड बोलते हैं। ऊपर वाले को लेंथेनाइड, नीचे वाले एक्थेनाइड। और लेंथेनाइड स्टार्टिंग फ्रॉम ला एंडिंग विथ लू, और एक्थेनाइड स्टार्टिंग विथ एसी और एंडिंग विथ एलआर, एसी एलआर। समझ में? तो नीचे एक ब्लॉक है जिसको बोलते हैं एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में 2 टाइप के सीरीज होते हैं, पहला होता है हमारा लेंथेनाइड और दूसरा होता है हमारा एक्थेनाइड।
लैंथेनाइड और एक्थेनाइड, सुन लो ध्यान से, लैंथेनाइड और एथेनाइड। और लैंथेनाइड कहां से स्टार्ट होता है, ला, लू, और जो एक्थेनाइड कहां से स्टार्ट होता है, एंड होता है, स्टार्टिंग होता है एसी से और एंडिंग होते हैं एलआर से। तो भाई इतनी सब चीजें मैंने बता दी। अब और कुछ स्पेशल चीजें, कुछ और नामकरण हम देखते हैं। ट्रांजिशन, नॉर्मल और इनर ट्रांजिशन। तो भाई सबसे पहले नॉर्मल एलिमेंट, नॉर्मल एलिमेंट फर्स्ट टू सेकेंड एंड 13 टू 17, 18 नहीं, हाँ, फर्स्ट, सेकेंड एंड 13 टू 17 ग्रुप नंबर को हम बोलते हैं नॉर्मल एलिमेंट। क्या बोलते हैं, नॉर्मल एलिमेंट। दिमाग में फिट कर लो, क्या बोलते हैं हम उसको, नॉर्मल एलिमेंट। कहां से कहां तक, फर्स्ट सेकेंड 13 टू 17 को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल एलिमेंट। इसके बाद गाइस, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है वो होता है ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ट्रांजिशन में ये डी ब्लॉक जो है ना 3 से 12 तक, उसको क्या बोलते हैं हम, ट्रांजिशन एलिमेंट। द एलिमेंट विच आर प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ये वाला क्या है हमारा, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। और इनर ट्रांजिशन के अगेन फिर से बोल सकते हो, उसी को एप ब्लॉक बोलते हैं। और उसी के अंदर इनर ट्रांजिशन के अंदर दो टाइप ऑफ सीरीज रहते हैं, पहला लेंथेनाइड और दूसरा एक्टेनाइड। लेंथेनाइड जो स्टार्टिंग होती है एल और एंडिंग विद लू, और एक्टेनाइड स्टार्टिंग विद एसी और एंडिंग विद एलआर। क्लियर भाई, इतनी सब चीजें आपने लिख दी ना, पूरा टेबल मैंने बता दिया। आपको कोई रोक ही नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता, कोई कहीं भी, मतलब कोई आपको पकड़ ही नहीं सकता यार, समझ में आया। अब बात करेंगे कुछ और चीजें, मैं बताता हूं कि ये देखो, इस साइड राइट हैंड साइड में, पीरियोडिक टेबल के राइट हैंड साइड में सभी नॉन मेटल होते हैं। क्या होते हैं, नॉन मेटल। राइट हैंड साइड में नॉन मेटल, राइट हैंड साइड में जिगजैग लाइन के राइट हैंड साइड में, ओके, जिगजैग लाइन के राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड ऑफ अ जिगजैग लाइन ऑल आर नॉन मेटल। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या रहेगा, मेटल। इधर सब क्या है, मेटल। और ये जो जिगजैग लाइन पे दिया हुआ है, ये सभी जो हमारे मेटल, ये जो सभी एलिमेंट है, ये मेटलॉइड है। तो राइट हैंड साइड ऑफ जिगजैग लाइन, राइट हैंड साइड में जिगजैग लाइन के क्या रहेगा, नॉन मेटल। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, सभी मेटल, लेफ्ट हैंड साइड में सभी मेटल। एंड ऑन जिगजैग लाइन सभी क्या है, मेटलॉइड। तो ये भी लिख सकते हो, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लेफ्ट हैंड, राइट हैंड साइड ऑफ जिगजैग लाइन all are non-metal, right hand side of zigzag line all are metals, and on zigzag line all are metalloid. क्लियर, समझ में आ गया, इतनी सब चीजें हमने बता दी। अब चलते गाइस, लास्ट हमारा जो ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक, जिसके अंदर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते, देखो इतने सिंपल तरीके से बता देता। सबसे पहला वैलेंसी, वैलेंसी एटॉमिक साइज एंड मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, बस इतना ही है और खत्म हो जाएगा। देखो इसको कितना सिंपल तरीके से आप लिख सकते हो। वैलेंसी आप सभी को पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जितना, देखो एक सिंपल तरीके से बताओ, खुद को स्टेबल करने के लिए, खुद को स्टेबल करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होते हैं, और या तो जितना खुद को स्टेबल करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन को लूज करना रहता है, उसी को वैलेंसी करते हैं। तो द लूज गेन शेयरिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। जैसे एग्जांपल दे दूं, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पहले ऑर्बिट में एक है, इसको एक और चाहिए, क्योंकि एक ही ऑर्बिट है, तो एक ऑर्बिट को दो, पहले वाले ऑर्बिट को हमेशा दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसको खुद को स्टेबल करने के लिए एक और लोग चाहिए। तो ये जो वन है ना, जो चाहिए, ये वन हमारी क्या है, वैलेंसी है। ओके, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट शेल ऑफ इट्स एटम्स, जितना भी हमें इसको चाहिए, लास्ट वाले ऑर्बिट में जितना रिक्वायरमेंट है, या लूज करके या गेन करके या शेयर करके जितना इलेक्ट्रॉन करके खुद को स्टेबल करता है, वो होती है वैलेंसी। जैसे कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, पहले में 2 हो गया, पहला वाला ऑर्बिट स्टेबल हो गया। अब दूसरे की बात, 6 है ना, तो अभी अपने पास 2 हो गया, तो 4 बचा, 1 2 3 4। इसको लास्ट वाले ऑर्बिट में कितना और चाहिए, 4 और चाहिए। तो ये जो 4 चाहिए, यही कार्बन की क्या होगी, वैलेंसी होगी। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी, या लूज गेन शेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। अब बात करते हैं हम गाइस अगला, एटॉमिक साइज की। एटॉमिक साइज भाई देखो, मैं यहां ड्रॉ करके आपको दिखाता हूं एकदम आराम से। अब मान लो ये है, इसका एक ही ऑर्बिट है, और ये है, इसके पास 2 ऑर्बिट। ये न्यूक्लियस से लेके इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट तक, ये जो हमने रेडियस ड्रॉ किया हुआ है। तो सिंपल सी बात बताओ, इसका रेडियस बड़ा है, इसका रेडियस छोटा है, तो कौन, किसका एटॉमिक साइज बड़ा है? सिंपल सी बात, इसका एटॉमिक साइज बड़ा है। सिंपल सी बात है ना, इसका एटॉमिक साइज बड़ा है। तो हमने ये किससे इंडिकेट किया? इट इज इंडिकेटेड बाय इट्स रेडियस। और रेडियस, ये जो ये रेडियस, ये वाला देखो, इससे हमें ये पता चला कि किसका एटॉमिक साइज बड़ा है। वैसे तो देख के भी पता चल जा रहा है
कि इसका बड़ा है, बट हमें ये बताना पड़ेगा कि एटॉमिक साइज इट इज इंडिकेटेड बाय इट्स रेडियस। किससे इंडिकेट किया जाता है? इसके रेडियस से। और गाइस जो हमारा ये एटॉमिक रेडियस होता है, जो एटॉमिक रेडियस होता है, इसका डेफिनेशन अगर एग्जाम में आता है तो आपको यही लिखना है, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस, ये जो न्यूक्लियस बीच वाला रहता है, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड एटम इन द आउटर मोस्ट सेल, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट सेल, इसको क्या बोलेंगे? एटॉमिक रेडियस। बस इतना ही गाइस, इतना ही समझ में। इट इज इंडिकेटेड बाय रेडियस एंड डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ द एटम इन आउटर मोस्ट सेल इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। ओके, ये दोनों रेडियस पहले बताओ, फिर रेडियस को डिफाइन कर दो, काम खत्म। रेडियस में मतलब डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट सेल। क्लियर? अब गाइस आते हैं मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। ये जो जितने पॉइंट दिए ना आपकी बुक में, ये वाला डायग्राम, बस इतना ही लिखना है। हाँ, इसके अलावा बस ये चीजें लिखनी है। आप सभी को पता है कि जो भी एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, इट बिकम ए इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं उसको बोलते हैं मेटल। हमेशा जो एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं वो बन जाता है पॉजिटिव। जैसे Na, उसके लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन रहता है ना, लूज कर देता है, इसलिए इसके ऊपर हमेशा प्लस साइन रहता है, खुद को स्टेबल करने के लिए। खुद को स्टेबल करे कभी देखो, अगर 4 से, सिंपल सी बात है, इसके में स्टार्टिंग में 2 है और इसके बाद दूसरे वाले ऑर्बिट में 1 ही है, तो भाई इसको अभी दूसरा वाला ऑर्बिट कंप्लीट करने कितने लोग और चाहिए? 7 लोग, जो पॉसिबल नहीं है। इससे अच्छा ये क्या करता है यार, जो खराब चीज है उसको कट करके निकाल ही दो, तो इसको निकाल देता है, तो पहला वाला ऑर्बिट इसका क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। ऐसे ही अगर इसके दूसरे ऑर्बिट में टोटल 1 2 3 4 5 6 7 है, तो इसको कितना चाहिए? 1 ही चाहिए ना। 7 लूज थोड़ी करेगा, 1 किसी से गेन कर लेगा। तो भाई अगर 4 से ज्यादा होता है, 4 से ज्यादा होता है लास्ट ऑर्बिट में, तो गेन करता है। 4 से कम होता है तो क्या कर देता है? लूज कर देता है। तो सुनो मेरी बात, पहला पॉइंट, ये मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर में आपको बताना है कि मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है। मेटल वो एलिमेंट होते हैं जो एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, इट बिकम इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं ऐसे ही को हम क्या बोलते हैं? मेटल बोलते हैं। अब दूसरा, जो भी एलिमेंट्स अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करे? गेन करे। क्या कर रहे? गेन मतलब Cl गेन कर रहा है, और गेन कर रहा है इसलिए उसके ऊपर कौन सा साइन आ जाएगा? माइनस। तो जो गेन करता है उसके ऊपर माइनस साइन आ जाता है, और उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव। और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? नॉन मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन मेटल। पॉजिटिव मतलब मेटल, नेगेटिव मतलब नॉन मेटल। ओके, दोस एलिमेंट विच लूज इट्स इलेक्ट्रॉन, इट्स बिकम ए इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ओके, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और उसको बोलेंगे मेटल। और जो भी एलिमेंट्स अपने इलेक्ट्रॉन को जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं वो क्या हो जाएगा? इट्स बिकम ए इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इसको बोलेंगे नॉन मेटल। जो गेन करेगा नॉन मेटल, जो लूज करेगा मेटल। तो सबसे पहले आपको ये एक्सप्लेन कर देना। जैसे ही आपने गाइस वो एक्सप्लेन किया, इसके बाद एक पॉइंट और एक्सप्लेन करना जो मैंने आपको बताया था कि जिगजैग लाइन के राइट हैंड साइड में सभी होता है नॉन मेटल, और हमारा लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है? मेटल्स होते हैं। और ऑन जिगजैग लाइन ये सभी होते हैं हमारे मेटलॉइड्स। क्लियर? तो भाई ये दूसरा पॉइंट, पहला हमने मेटल, पहला पॉइंट, देन नॉन मेटल दूसरा पॉइंट, तीसरा मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड ट्री टेबल के अंदर कहाँ रहता है ये बता दिया। फिर इसके बाद गाइस ये वाले पॉइंट्स, ये बस इसको तुम लिख दो, बस आपका मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर एक्सप्लेन हो गया। ये देखो यहां बताता हूं पहला वाला पॉइंट। सबसे पहले जब भी हम क्या करेंगे? पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएंगे, तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है? डिक्रीज होता है। एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो डिक्रीजिंग इट्स एटॉमिक रेडियस, पहला। और वही देखो, पहले ये बता दे तो फिर इसके बाद गाइस जब हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो सिंपल सी बात है, इधर सब मेटल होता है, और जैसे से आगे बढ़ते हैं तो नॉन मेटल होते जाता है। मतलब नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। जब हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो धीरे धीरे अब क्या बढ़ना स्टार्ट हो रहा है? नॉन मेटल बढ़ना स्टार्ट हो रहा है। तो देखो लिखा है इंक्रीजिंग नेगेटिविटी इंक्रीज हो रहा है। मतलब क्या बढ़ रहा है? मैंने बताया ना, जिसपे नेगेटिव साइन होता है वो क्या होता है? नॉन मेटल। तो इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है। मतलब क्या इंक्रीज हो? नॉन मेटालिक कैरेक्टर। जब हम कहा जा रहे हैं लेफ्ट से राइट, उसके बाद जैसे हम अब जब सिंपल सी बात है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है तो क्या डिक्रीज होगी? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज हो रही है मतलब क्या डिक्रीज हो रही है? मेटालिक कैरेक्टर।
तो हम जब लेफ्ट से राइट जाएंगे तो सिंपल सी बात है, इधर से मेटल है और इस साइड क्या है, नॉन मेटल है ना। तो लेफ्ट से राइट जब जा रहे हैं तो क्या इंक्रीज होगा, इंक्रीज होने वाला हमारा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, और क्या डिक्रीज होगा, मेटेलिक कैरेक्टर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा क्योंकि इधर से इधर जा रहा है, और क्या डिक्रीज होने वाला है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। क्यों, क्योंकि मेटल से इधर सब क्या हो रहा है, नॉन मेटल। क्लियर। अब भाई अगर ये याद है ना, जस्ट as we go from top to bottom, as we go from top to bottom in group, तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ डिक्रीज एटॉमिक रेडियस हो रहा है, यहाँ क्या हो जाएगा, इंक्रीज एटॉमिक रेडियस हो जाएगा। ओके, फिर यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है जब हम ऊपर से टॉप से बॉटम जाएंगे, टॉप से बॉटम देखें, ओके, टॉप से जब बॉटम जा रहे हैं तो यहाँ डिक्रीज हो जाएगा। फिर इसके बाद जहां इलेक्ट्रोपॉजिटिव डिक्रीज हो रहा था, टॉप से बॉटम में जाने में इंक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो भाई ये टोटल अपने 6 पॉइंट क्लियरली हो जाएंगे और जिससे अपने को अपना पूरा चीज कंप्लीट हो जाएगा। मेटल का डेफिनेशन, नॉन मेटल का डेफिनेशन, फिर इसके बाद गाइस मैंने ये बताया कि मेटल का है, नॉन मेटल का, मेटलॉइड का, वो बता दो। फिर इसके ये टोटल 6 पॉइंट आपका ये पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। तो भाई यहाँ आपका ये पूरा चैप्टर पूरी तरह से खत्म होता है, और जितना हो सके लोगों तक शेयर करो, लोगों तक बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।